तो गणेश गोदियाल रह रहकर अनिल बलूनी की वो तमाम कमजोरियों को जनता के साथ रख रहे हैं और गढ़वाली में वो अपनी बात रख रहे हैं, लोगों को कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनिल बलूनी ने भी इमोशनल कार्ड खेल दिया है। दोनों दिग्गज ठाकुर नेता गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में अगर मन करके काम करेंगे तो अनिल बलूनी की राह आसान हो सकती है और बीजेपी कम से कम कुमाऊं की दोनों सीटों को लेकर के बहुत आश्वस्त, बहुत कंफर्टेबल नजर आती है। वैसे गणेश गोदियाल लड़ रहे हैं, इसने बीजेपी को बेचैन जरूर किया है। बॉबी पवार अपने तरीके से युवाओं को साथ करके बड़ा उन्होंने एक तरह से आज भी उनके पक्ष में बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। जिस कांग्रेस में होने के बावजूद आप हरक सिंह रावत को प्रचार में किसी एक मंच पर एक रैली में देख नहीं सकते। तो जब इतने बड़े बड़े दिग्गज क्षत्रप थे वो एक तरह से नजर बचा करके चुनाव से दूर जा रहे थे, तब गणेश गोदियाल ने जिस तरह से गढ़वाल में खम ठोका है वो बहुत बड़ा मैसेज देता है। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज़ अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होनी है और उत्तराखंड में स्टार कैंपेनर्स का चुनाव प्रचार पूरे क्लाइमेक्स को पार कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी से लेकर तमाम दिग्गजों ने उत्तराखंड में अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की है, ताबड़तोड़ प्रचार किया है। लेकिन उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो लड़ाई देखने को मिल रही है वो गढ़वाल हॉट सीट पर देखने को मिल रही है। गढ़वाल वीआईपी सीट में तब्दील हो गई है क्योंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में जनसभा करते हैं, फोकस में हरिद्वार, टिहरी और गढ़वाल लोकसभा सीट ही होती है। तो गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार में अनिल बलूनी के पक्ष में बड़ी जनसभा करते हैं। योगी आदित्यनाथ श्रीनगर में अनिल बलूनी के पक्ष में बड़ी जनसभा करते हैं। जनरल वीके सिंह भी अनिल बलूनी के लिए वोट मांगने आते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गोचर में अनिल बलूनी के लिए वोट मांगने पहुंचते हैं। स्मृति ईरानी सबसे पहले नॉमिनेशन के समय उत्तराखंड में अनिल बलूनी के लिए, स्मृति ईरानी भी उनके नामांकन के दिन ही बड़ी जनसभा को संबोधित कर उनके लिए वोट मांगने के लिए आ चुकी हैं। और भी कई बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स ने अनिल बलूनी के पक्ष में प्रचार किया क्योंकि गढ़वाल ही वो सीट है जहां बीजेपी ने गणेश गोदियाल को, कांग्रेस को शुरू में बहुत हल्के में लिया था, लेकिन गणेश गोदियाल ने बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी से लेकर तमाम रणनीतिकारों के पसीने छुड़ा दिए हैं। जी हां, गढ़वाल में जिस तरह के कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है इस सीट पर, इस हॉट सीट पर जहां प्रत्याशी इमोशनल कार्ड खेलने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, तो गणेश गोदियाल रह रहकर अनिल बलूनी की वो तमाम कमजोरियों को जनता के साथ रख रहे हैं और गढ़वाली में वो अपनी बात रख रहे हैं, लोगों को कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनिल बलूनी ने भी इमोशनल कार्ड खेल दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट गढ़वाल को माना जा रहा था, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव को देखिए या फिर 2014 के लोकसभा चुनाव को देखिए, दोनों ही चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच हार जीत का अंतर बहुत बड़ा रहा है। 2009 में सतपाल महाराज जब कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीतते हैं तो बहुत मामूली अंतर से वो चुनाव जीतते हैं, लेकिन बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव में 25% से 40% वोट शेयर का गैप है, उससे यानी 40% के आसपास वोटों के अंतर से पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत मनीष खंडूड़ी को हराकर चुनाव जीतते हैं। इस बार तो शुरू में माना जा रहा था कम से कम अनिल बलूनी जिस तरह से गढ़वाल के लिए पूरी लॉबिंग कर रहे थे, जिस तरह की रणनीति बना रहे थे, पिछली बार के कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी को भी आखिरी वक्त में बीजेपी तोड़ ले जाती है। इकलौते इस पूरे संसदीय क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों में जो इकलौते विधायक थे कांग्रेस के, बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी, बीजेपी उनको भी तोड़ ले जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से तमाम दावपेच आजमाने के बाद आज अगर जब देखते हैं, जब चुनाव प्रचार अब खत्म होने का कुछ ही घंटों का चुनाव प्रचार बचा हुआ है, तब अगर आप देखते हैं तो अकेले गणेश गोदियाल ने बीजेपी को नाको चने चबा दिए, क्योंकि जिस तरह से गणेश गोदियाल के समर्थन में कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता नहीं आता है। प्रियंका गांधी इकलौती कांग्रेस की स्टार प्रचारक थी जो रामनगर में जनसभा करती है, यानी रामनगर के बहाने पौड़ी गढ़वाल से कहीं ज्यादा कुमाऊं की दोनों लोकसभा सीटों को साधना था। अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा, अजय
टमटा के मुकाबले में फंसे हुए हैं, तो अजय भट्ट के मुकाबले में प्रकाश जोशी नैनीताल सीट पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी कम से कम कुमाऊं की दोनों सीटों को लेकर के बहुत आश्वस्त, बहुत कंफर्टेबल नजर आती है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि अल्मोड़ा हो या फिर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट हो, वहां से बहुत कांग्रेस से उनको टक्कर नहीं मिल रही है, क्योंकि एक प्रत्याशी अल्मोड़ा में लगातार 2 चुनाव से प्रदीप टमटा हारते आ रहे हैं। प्रकाश जोशी को लाइटवेट प्रत्याशी के तौर पर युवा प्रत्याशी माना जा रहा है। उसके मुकाबले अजय भट्ट ने पिछली बार हरीश रावत को 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था, इसलिए बीजेपी वहां मजबूत है। यह अलग बात है कि 2022 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो यही उधम सिंह नगर जिला था जहां से बीजेपी को कांग्रेस से पटखनी खानी पड़ती है। लेकिन यही नजारा हरिद्वार में भी देखने को मिला था। हरिद्वार जिला भी वो जिला था जहां पर बीजेपी पिछड़ जाती है और कांग्रेस को 5 सीटों पर कामयाबी मिलती है और बीजेपी 3 सीटों पर सिमटती है। लेकिन उस हरिद्वार सीट की अगर आप बात करें तो जिस तरह से हरीश रावत ने पुत्र मोह में खुद को सारथी बनाकर पुत्र को एक तरह से आगे सेनापति बना दिया है, उसके बाद वहां लग रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो राह है वो आसान है। रही सही कसर जिस तरह से मायावती ने भले वहां कैंपेन करने के लिए आई हो, लेकिन मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से लाकर के वहां चुनाव मैदान में उतारा है, तो एक तरह से जो मुस्लिम वोट बैंक जो कांग्रेस की तरफ जा सकता था, हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत की राह आसान कर सकता था, उनके लिए चुनौती पेश की है। उसके अलावा जिस तरह से निर्दलीय जो कानपुर से विधायक हैं जो अब निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उमेश कुमार, वो भी कांग्रेस के ही वोट बैंक में डेंट मारते दिख रहे हैं। तो हरिद्वार सीट को लेकर के भी इतनी बड़ी लोकसभा सीट होने के बावजूद भी कांग्रेस के लिए मुफीद जिस सीट को चुनाव से पहले माना जा रहा था, वहां बहुत ज्यादा लड़ाई कांटे की उस तरह से देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जो टिहरी की सीट है वहां से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार अपने तरीके से युवाओं को साथ करके बड़ा, उन्होंने एक तरह से आज भी उनके पक्ष में बड़ा जन सैलाब उमड़ा है, जिस तरह से वो अपने कैंपेन को धार दे रहे हैं और युवाओं के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां जरूर एक मुकाबला है, लेकिन यहां भी कांग्रेस के कमजोर प्रत्याशी के चलते रानी की राह को कुछ रणनीतिकार, कुछ जानकार आसान मान रहे हैं। नजर इसी पर है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर युवा नेता बॉबी पवार हैं वो किस तरह से बीजेपी को डेंट मारते हैं, इस पर नजर है सबकी। लेकिन असल जो उत्तराखंड के ही जानकार हों, राजनीतिक पंडित हों या देश भर के लोग जिनकी नजर उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव पर है, 5 सीटों में से वो सब गढ़वाल की लोकसभा सीट पर ही के फोकस किए हुए हैं। चाहे दिल्ली का राष्ट्रीय मीडिया हो या दूसरे हिस्सों से भी इसी सीट को कंसिडर किया जा रहा है। इस सीट की गंभीरता, इस सीट पर जिस तरह से जो लड़ाई छिड़ी हुई कांटे की, इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि जो स्टार प्रचारकों का जो आखिरी झटका था बीजेपी की तरफ से, जो खुद गृह मंत्री अमित शाह जिसको लीड करते हैं, वो भी कोर्ट द्वार पहुंचते हैं, यानी अनिल बलूनी के पक्ष में ही वोट मांगने के लिए आते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, अनिल को यहां से भेज दो, गढ़वाल की चिंता मैं करूंगा, आपको डरने की जरूरत। समझ सकते हैं कि अनिल बलूनी की दिल्ली में कितनी मजबूत पैरवी है, कितनी मजबूत किलेबंदी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऋषिकेश आईडीपीएल मैदान में रैली करते तो मंच पर वो खासा गुफ्तगू करते हैं। तीरथ सिंह रावत जिनका टिकट कट गया है और धामी सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनसे भी बातचीत करते हैं। जानकारों ने यही इशारा किया कि दोनों दिग्गज ठाकुर नेता गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में अगर मन करके काम करेंगे तो अनिल बलूनी की राह आसान हो सकती है। यही इंडिकेशन जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको दिया गया था, क्योंकि बीजेपी के भीतर भी एक तबका मानता है कि जिस सीट को सबसे आसान समझा जा रहा था वहां अनिल बलूनी फंसे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से गणेश गोदियाल ने, चाहे अग्निवीर का मुद्दा रहा हो, क्योंकि गढ़वाल में यह बेहद सेंसिटिव मसला है, न केवल फौजी वोटर्स में इसका असर है, जो बेरोजगार युवा है उस पर भी यह खासा काम कर रहा है, महिलाओं में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दूसरा जो बड़ा मसला अंकिता भंडारी हत्याकांड का गणेश गोदियाल बार बार उठा रहे हैं, यह मुद्दा भी एक बड़ा सेंटिमेंटल, बड़ा भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है, जिसका जवाब इन दोनों ही मुद्दों पर अनिल बलूनी उस तरह से जवाब या काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने तरीके से कोशिश कर, उन्होंने एक बड़ा बयान जरूर दिया, एक इमोशनल कार्ड भी खेला, और जिस तरह उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए खुद के ठीक होने के बाद गढ़वाल का कर्ज चुकाने की बात करते हुए उन्होंने किस तरह से कहा कि केंद्र की पूरी सरकार को गढ़वाल के दरवाजे पर लेके आएंगे। ये बयान आप सुनिए। मैं गंभीर रूप से बीमार था, मेरा जीवन चला गया था और मेरा जीवन लौट के आया है। मैं शपथ लेके जाता हूं आपके बीच में कि मेरा जीवन गढ़वाल के लिए बचा है। मेरे जीवन का पल पल और मेरे शरीर का कण कण इस गढ़वाल के काम आएगा, इस गढ़वाल के विकास के काम आएगा। आप 19 तारीख तक मेरा साथ दीजिए।
आप 19 तारीख तक मेरा साथ दीजिए। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी अनिल बलूनी गढ़वाल में विकास की झड़ी लगा देगा। पूरी भारत सरकार, जितने हमारे मंत्री हैं, जितनी हमारी सरकार है, वो गढ़वाल के देरी पे खड़ी होगी। बलूनी जी, मैं आपकी हकीकत इस मंच से बताना चाहता हूं। आपने गढ़वाल के, उत्तराखंड के राज्यसभा के एमपी बनने के बाद ये कहा था, ये बोर गांव को मैं गोद ले रहा हूं और ये प्रस्ताव प्रधान जी लाए हैं, और आपने इस प्रस्ताव के बाद कहा कि मैं इस गांव को गोद ले रहा हूं। समाचार पत्रों की वाहवाही आपने लूटी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उस दिन के बाद आज तक आपने बोलकर उस गांव की हालत नहीं देखी, और वो गांव जिस स्थिति में था आज उसी स्थिति में है। आज भी लोग वहां पैदल चलकर पहुंचते। आप समझ सकते हैं किस तरह का मुकाबला गढ़वाल लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। और चाहे फिर राजनाथ को आकर के कहना पड़ा कि आप अनिल बलूनी को एक सांसद के तौर पर नहीं चुनेंगे उन्हें वोट देकर के, यानी वो उससे ज्यादा हैं। इशारा समझ सकते हैं कि अगर उत्तराखंड से अनिल बलूनी चुनाव जीतकर जाते हैं और केंद्र में अगर मोदी की सरकार बनती है तो अनिल बलूनी महज सांसद नहीं रहेंगे, उनको केंद्र में मोदी कैबिनेट में बड़ी भूमिका मिलने वाली है। सारे तर्क बीजेपी के सूरमाओं की तरफ से रखे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गणेश गोदियाल को लेकर जो रिपोर्ट आ रही, कुछ जानकार लोगों ने चमोली जिले, जहां से बड़ा झटका चुनाव में कांग्रेस को लगा था जब राजेंद्र भंडारी चले गए, तो वहां से कुछ लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है कि आम गांव में भी गणेश गोदियाल जिस तरह से मुद्दों को छू रहे हैं, गढ़वाली में वो बात कर रहे हैं, वो लोगों को टच कर रहा है। और यही बीजेपी के रणनीतिकारों की आखिरी के 2 दिनों में बड़ी चिंता की वजह है, बड़ी चिंता का सबब है कि किस तरह से जो अपील गणेश गोदियाल बना रहे हैं उसका काउंटर तैयार किया जाए, क्योंकि पूरा चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही है। बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी उस तरह से फ्रंट फुट पर बैटिंग नहीं कर रहे हैं जैसे गणेश गोदियाल फ्रंट फुट पर बैटिंग करें, क्योंकि गणेश गोदियाल को कवर फायर देने के लिए यहां के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता हरीश रावत हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो अपने पुत्र के रथ के सारथी बने हुए हैं। हरीश रावत अच्छे से जानते हैं कि हरिद्वार के रण में उनके पुत्र वीरेंद्र रावत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बावजूद इसके दूसरे जो नेता हैं कांग्रेस के दिग्गज हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा गणेश गोदियाल के पक्ष में खड़ा नजर आते हुए नहीं दिखाया गया है। हालांकि राहुल गांधी को लेकर के चर्चा जरूर थी, लेकिन आप जानते हैं कैंपेन एक तरह से खत्म होने को है। राहुल गांधी भी उत्तराखंड में प्रचार करने के लिए नहीं आते। तो कुल मिलाकर के पूरा जो गढ़वाल लोकसभा का जो चुनाव है वो अपने तरीके से स्थानीय मुद्दों को लेकर के, कुछ पूर्व विधायकों को लेकर के जिस तरह से गणेश गोदियाल लड़ रहे हैं, इसने बीजेपी को बेचैन जरूर किया है। और वो तमाम तरह के जो आरोप भी लगे, क्योंकि आप जानते हैं इसी सीट पर प्रत्याशियों पर शराब बांटने के आरोप भी लगे, चुनाव आयोग का नोटिस भी आया। ये सारी गतिविधियां, पूरा जोर इसी सीट पर है। सबसे ज्यादा प्रचारक इसी सीट पर, स्टार कैंपेनर्स आए हैं। इसी सीट पर सबसे भीषण आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है, और इसी सीट पर तमाम राजनीतिक पंडितों की नजर भी है। देखना बेहद दिलचस्प होगा, जहां 40% वोट के जो हार और जीत का अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में पिछले चुनाव में, वो इस बार जब वोटिंग होती है कितनी ज्यादा तादाद में वोटिंग होती है। और जब 4 जून को नतीजे आते हैं तो ये गढ़वाल की सीट क्या मैसेज देती है। लेकिन राजनीतिक जानकार इतना जरूर मानते हैं कि इस चुनाव ने कम से कम कांग्रेस को एक बड़ा नेता गणेश गोदियाल के रूप में दिया है। सवाल है कि क्या जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो अक्सर उत्तराखंड से आंखें फेरे रहता है, क्या वो गणेश गोदियाल को देख पाएगा। जिस तरह से गणेश गोदियाल ने चुनाव लड़ा, इर्रिस्पेक्टिव हार और जीत के बावजूद गणेश गोदियाल जिस तरह से मुद्दों को उठा करके बीजेपी की जो एक माइटी मशीनरी है चुनाव की, जिसे कहते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी के पास सबसे सशक्त मशीनरी है, उससे गणेश गोदियाल ने अकेले खड़े होकर जिस तरह लोहा लिया है, क्या कांग्रेस नेतृत्व उनके एफर्ट्स को देख पाएगा। क्या वो देख पाएगा जब हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह जैसे, करण महाराज जैसे दिग्गज थे, हरक सिंह रावत जैसे दिग्गज थे, क्योंकि अभी भी हरक सिंह रावत ने कांग्रेस छोड़ी नहीं है। वो कांग्रेस में कहा साल भर से वो हरिद्वार से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस में होने के बावजूद आप हरक सिंह रावत को प्रचार में किसी एक मंच पर, एक रैली में देख नहीं सकते। तो जब इतने बड़े बड़े दिग्गज क्षत्रप थे, वो एक तरह से नजर बचा करके चुनाव से दूर जा रहे थे, तब गणेश गोदियाल ने जिस तरह से गढ़वाल में खम ठोका है, वो बहुत बड़ा मैसेज देता है। और राजनीतिक जानकार उनके इस चुनाव को देख करके एक तरह से ये जरूर मान रहे हैं कि कांग्रेस को गढ़वाल में जिस तरह 2016 का झटका कांग्रेस को लगा था, 18 मार्च 2016 को जब गढ़वाल का पूरा एक धड़ा चला गया था,
अब उनको एक अच्छा वक्ता और जमीन पर मेहनत करने वाला नेता मिला है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के चुनाव के सिनारियो को देखें तो बॉबी पवार और गणेश गोदियाल पर जानकारों की नजर है, और बीजेपी भी सबसे ज्यादा बेचैन गढ़वाल लोकसभा सीट में है, जो उसकी सबसे सुरक्षित, जिसे उसको सबसे सुरक्षित गढ़ माना जा रहा था। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।